नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था यूपी में सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, तभी 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ समझौता होगा। हम रेस के घोड़े, शादी के नहीं। उपचुनाव के दौरान यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि कांग्रेस अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। राय ने पंचायत चुनाव भी अपने दम पर लड़ने की बात भी कही थी। संबल हिंसा को सपा लोकसभा में जोरदार तरीके से उठाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं सुना। अब इस पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तब कटाक्ष किया था। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने 21 जुलाई को कहा था कि कांग्रेस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का काम आज नहीं सदियों से करती आ रही है। अब इन बयानों और तलखियों से यूपी में कांग्रेस सपा के गठबंधन पर सवाल अलग अलग समय में उठते रहे हैं, किंतु हाल में संसद के मानसून सत्र में राहुल और अखिलेश के बीच ये अभूतपूर्व जुगलबंदी ने युद्ध विराम के शायद कहीं ना कहीं संकेत दे दिए हैं और कांग्रेस और सपा के गठबंधन के विधानसभा चुनाव तक जारी रहने की उम्मीदों को भी कहीं ना कहीं बल मिल रहा है। संसद में राहुल गांधी केंद्र सरकार पर आक्रामक हैं तो अखिलेश यादव यूपी के मुद्दों को लेकर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों दलों के नेता कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता पक्ष को संदेश देते नजर आ रहे हैं। इसे दोनों दलों के भीतर हो रही गठबंधन विरोधी बहस को खत्म करने की कोशिश के तौर पर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस और सपा दोनों को लोकसभा चुनाव में गठबंधन का फायदा मिला। सपा की सीटें 7 गुना से अधिक बढ़ी तो वे 5 से 37 सीटों पर वो जा पहुंची, जबकि कांग्रेस को सीधे 6 गुने का फायदा हुआ। वो 1 से सीधा 6 सीट पर पहुंच गए। अब इस सफलता ने दोनों पार्टियों को यह भरोसा तो दिया है कि उनकी एकता भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा बनती दिखी है। राहुल गांधी ने संविधान, जातीय जनगणना, दलितों के आरक्षण से तमाम मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाया। अब इसे सपा ने भी समर्थन दिया है। ये साझा एजेंडा न केवल दोनों पार्टियों के वोट बैंक को मजबूत करता है, बल्कि दलित पीडीए समुदायों को एकजुट करने में भी मदद करता दिख रहा है। अब 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव इस गठबंधन के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। सपा और कांग्रेस का साझा वोट बैंक मुस्लिम, यादव, दलित, ओबीसी उत्तर प्रदेश की सियासत में निर्णायक भूमिका क्या निभा पाती है। ये गठबंधन कितना प्रभावी रहेगा, ये कई सारी वजहों पर निर्भर करता है। सबसे पहले सीट बंटवारे का मसला। इमरान मसूद यूपी में 200 विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए मांग रहे हैं। क्या यूपी कांग्रेस की मंशा के अनुरूप सीट का बंटवारा हो सकेगा? पंचायत चुनाव में गठजोड़ की घोषणा जुमला है या जरूरत? तमाम सारे सवाल हैं, इनके लेंगे जवाब। उससे पहले बयानों पर एक नजर। कि 2024 में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में श्री राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत और सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था उसको लंगड़ा कर दिया। आज मोदी जी लंगड़ी सरकार पे बैठे हुए हैं जो कभी भी गिर सकती है। जिस दिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना डंडा हटा लेंगे उस दिन मोदी जी नीचे कुर्सी के होंगे। तो ये दोस्ती जनता को पसंद आई है और जनता को जो पसंद आता है उसे कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी एक साथ रहेंगे। और 2027 में आप देखिएगा कि जिस तरीके से 2024 में जनता ने अपने परिणाम देकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया, उसी तरीके से 2027 में इंडिया गठबंधन जीतेगा, सरकार बनाएगा और भाजपा का सफाया होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी के बीच ट्यूनिंग यकीनन बहुत अच्छी है। वो एक दूसरे की पार्टी की जरूरतों को समझते हैं और जनता के बीच जो मुख्य लड़ाई है सामाजिक न्याय की, उस पे दोनों का ध्यान केंद्रित है। सामाजिक न्याय की लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब कानून का राज हो, संविधान का राज हो। जब तक कानून और संविधान का राज नहीं होगा, सामाजिक न्याय पूरा नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में तानाशाही और अहंकार का राज्य चला रही है, राजतंत्र के रूप में देश को ट्रीट कर रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन का मुख्य लक्ष्य है किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर सामाजिक न्याय जो पीडीए है उसको न्याय दिलाया जा सके। देखिए, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। 2000 जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें काट की हांडी एक बार चल गई, जेब में संविधान का गुटखा एक बार चल गया, लेकिन वही गुटखा कभी का बड़ा घातक हो जाता है। मेरा कहना है कि अखिलेश और राहुल गांधी दोनों एक ही मिजाज दिमाग के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे इन्हें परास्त करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो क्या बीजेपी सपा और कांग्रेस को एक ही चश्मे से देखती है, या सपा और कांग्रेस एक साथ लड़ेंगे और क्या मुद्दे एक ही होंगे? खैर, तमाम सवालों का जवाब लेंगे। हिरेंद्र विक्रम सिंह बीजेपी से हमारे साथ, शान खान कांग्रेस से, डीपी यादव समाजवादी पार्टी से अपने पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शान खान जी आप ही के पास आना चाहूँगा। देखिए, समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभरी है। कांग्रेस को भी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव में सफलता जरूर मिली है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कांग्रेस को इन दशकों के बाद अपनी जमीन तलाशनी है अपने दम पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भले ही आप गठबंधन करे या ना करे, खैर ये आपका अपना फैसला है, आपकी अपनी रणनीति है, लेकिन पंचायत और निकाय चुनाव क्या वो भी साथ साथ लड़ा जाएगा? शान खान साहब, आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर दिए, आपको ऑडियो नहीं आ रहा है। आवाज आ गया मेरा? जी स्पष्ट है, बोलिए। देखिए अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश का गरीब, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज भाजपा के पूंजीवाद से, भाजपा के सामंतवाद से, भाजपा के मनुवाद से, भाजपा के संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, आरक्षण विरोधी और जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय विरोधी रवैये से परेशान हो चुका है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न की राजधानी बन चुकी है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता छुटकारा चाहती है। और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि उनका विश्वास किसके साथ है। अब भाजपा ने जब अपनी हार को देख लिया है सामने, तो भाजपा में घबराहट है, बौखलाहट है और आपस में सरपुटौल की स्थिति बन चुकी है। अब सुनने में यह आ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी स्टूल पर बैठे बैठे कुर्सी पे आने का सपना देख रहे हैं। दिल्ली से अमित शाह जो है वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीनने का प्रयास कर रहे हैं और इससे घबराए बौखलाए योगी आदित्यनाथ ने अपने स्वजातीय विधायकों और नेताओं की लामबंदी करने का प्रयास किया है। तो भाजपा आपस में लड़ मर रही है, भाजपा आपस में सरपुटौल कर रही है। तो निश्चित रूप से ये तो बहुत समय से हम सुन रहे हैं कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में तालमेल नहीं है। खैर, लेकिन मैं आपकी पार्टी की बात करूंगा। मेरा सीधा पॉइंट ये था कि अगर आप माइक्रो लेवल पर इलेक्शन अपने बलबूते पर नहीं लड़ सकते, तो फिर आप अगर विधानसभा के सपने देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठेगा ही। मैं उसी पे आ रहा था अभिषेक भाई जी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकार दिया है, इनके कुशासन से तंग आ चुकी है, उसके चलते उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन की एकजुटता को देखना चाहती है। तो निश्चित रूप से जिस स्तर पर भी हम गठबंधन करके भाजपा को परास्त कर पाएंगे, जहां भी संभव होगा हम करेंगे और भाजपा की ईंट से ईंट बजाकर इनको सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेंगे। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीपी यादव जी। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है यादव साहब? क्या समाजवादी पार्टी, क्योंकि देखिए आप दूसरी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, एक आप जिसके साथ गठबंधन में है वो कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रहे हैं। अब किसकी जमीन जाएगी, बीजेपी या समाजवादी पार्टी के, अपने आप में सवाल है। जाहिर तौर पर आप साथ में, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी, आप दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी है। आप तमाम दावे करें, लेकिन आप जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स लेवल पे, मानव संसाधन की बात हो, चाहे आर्थिक रूप से सबल होने की बात हो या पावर पॉलिटिक्स की बात हो, इन तीनों में बीजेपी आप दोनों ही राजनीतिक दलों से बहुत आगे दिखाई पड़ती है। आपके पास मुद्दों की राजनीति के अलावा और क्या है जनता को ऑफर करने के लिए? देखिए अभिषेक जी, इस समय देश और प्रदेश में मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगातार 9 सालों से सरकार है और केंद्र में 11 सालों से सरकार है। लेकिन अगर स्वास्थ्य के मुद्दे पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी है। शिक्षा के मुद्दे पर भी फेल हो चुकी है। स्कूलों को बंद करने का जिस प्रकार से षड्यंत्र किया जा रहा है, शोषित वंचित दलित पिछड़े को जिस प्रकार शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी सच्चाई सब लोग समझ चुके हैं। और तो और आपने अभी देखा जो नए रिक्रूट होकर के आई हैं महिलाएं, बच्चियां जो ट्रेनिंग के लिए गई हैं, मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में किस प्रकार से उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी निजता का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। और मुख्यमंत्री ने केवल जो अधिकारियों को जो है निलंबित करके अपने जो है कर्तव्यों को इतिश्री कर ली है। तो उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि लखनऊ से लेकर के गाजीपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर बहनें और माताएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के
लोग इसका जवाब चाहते हैं। और देखिए, जो 400 पार का नारा था, सपना था, उसको उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया, चकनाचूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो रथ था उसको रोकने का काम किया। निश्चित रूप से अगर अन्य प्रदेश भी थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर देते तो आज भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार केंद्र में नहीं होती, मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। हमने अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस के साथ हम मिलकर के चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में हमारी नहीं, वो तो ठीक है, लोकसभा चुनाव हो गया, आपने साबित कर दिया समाजवादी पार्टी की क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, आपने प्रूव किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप साल भर बात करते हैं एजुकेशन पर, महिला सुरक्षा को लेकर, अधिकारों को लेकर, और जब चुनाव आता है फिर हम वही पहुंच जाते हैं पीडीए और ओबीसी के ऊपर। जनता के मूल उन मुद्दों पे क्यों तब बात नहीं होती है? क्या ऐसा होता है कि चुनाव में ये सारे मुद्दे इरेलेवेंट हो जाते हैं? देखिए, ये मुद्दे चुनाव में रिलेवेंट हैं, ये इरेलेवेंट नहीं है। 2024 के चुनाव में भी यही मुद्दा था, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, संविधान को समाप्त करने का षड्यंत्र, ये सारे मुद्दे फिर से 2027 के लोकसभा चुनाव में होंगे। स्वास्थ्य का मुद्दा होगा, शिक्षा का मुद्दा होगा। हम तो शिक्षा के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। आप जो है पाठशाला बंद कर रहे हैं, मधुशाला खोलने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम आएंगे तो पाठशाला खोलेंगे, हम कह रहे हैं आएंगे तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा करेंगे, हम कह रहे हैं आएंगे तो बेहतर कानून व्यवस्था करेंगे, हम कह रहे हैं हम आएंगे तो रोजगार देंगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? और ये मुद्दे पीडीए से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज बताइए, अगर पाठशाला बंद हो रही है अभिषेक जी, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किस वर्ग को नुकसान हो रहा है? पीडीए वर्ग को नुकसान हो रहा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ षड्यंत्र हो रहा है ये। नहीं, तो अब बच्चे तो खैर किसी वर्ग में नहीं आते, अगर नुकसान हो रहा है तो सभी बच्चों का अगर हो रहा है। ज्यादातर नहीं, अभिषेक जी एक सर्वे हुआ है, आप सर्वे उठा करके देख लीजिए, सरकारी स्कूलों में ज्यादातर 90%, ज्यादातर मतलब 90% से पीडीए वर्ग के लोग ही पढ़ते हैं। हाँ, गरीब और पिछड़े समाज से आने वाले बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल में। ये कोई हम नई बात खैर नहीं सुन रहे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हिरेंद्र विक्रम जी, आप कहते हैं स्वास्थ्य में हमने आयुष्मान कार्ड बना दिया, हमने अस्पताल बना दिया, देखने की कोशिश करिए। ठीक है, जी जी, आपने भी बात रख ली है। हिरन जी से भी जवाब ले लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो आप गिनाने लगते हैं कि आपने कितने एक्सप्रेस वेज बनाए, फ्लाईओवर बनाए, स्कूल्स, हेल्थ के मामले में आयुष्मान कार्ड, इन तरह की बातें होती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात होती है कि क्या जिस शांति और सुगम व्यवस्था की बात आपने की थी कि उत्तर प्रदेश शांति का एक राज्य बनेगा, क्या आज हम ये कह सकते हैं कि वो कानून व्यवस्था को लागू करने में उत्तर प्रदेश सफल हुई है? अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार अभिषेक जी, या तो ये दोनों लोग कंफ्यूज है या मैं कंफ्यूज हूँ। आज का डिबेट का विषय क्या है? आप विषय पर तो आ नहीं रहे, आप यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आपको डिबेट का विषय नहीं समझ में आएगा। चलिए ठीक है, एक मिनट, आप उन्होंने सुना है, उन्होंने भी आपको ध्यान से सुना है, आप भी उन्हें सुनिए। आएंगे आएंगे, धीरे धीरे इंजन धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ठीक है, सिंह साहब ने आपा खो दिया, सिंह साहब ने आपा खो दिया है। जब जवाब देने का अरे एक मिनट, समय होता है तो यही होता है। डीपी यादव जी आपने बात रखी है, प्लीज सुन लीजिए, समय वैसे ही सीमित है। ठीक है ठीक है, आपको जवाब देने का मौका दूंगा। हिरेन जी आप बोलिए, हिरेन जी आप बोलिए, वीरेन जी बोलिए, अरे बोलिए भाई बोलिए, अब तो कह रहा हूँ बोलिए, चुप हो गया मैं। हरेन जी, हिरेन जी जल्दी से मुद्दे पे छोड़िए वो। जी, आज जो टॉपिक है हमारा वो है समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन। ये 2024 में हुआ था और अन्य रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या परिस्थिति होगी, उन पर एक विषय की चर्चा होनी थी। आप विषय के बैठने कुछ और इनके गठबंधन में कितनी दम है और कितना छलावा, कितना दिखावा है। ये सिर्फ गठबंधन की दम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये मुंगरी लाल के सपने देख रहे हैं कि शिकर टूटेगा और हमें दही मिल जाएगा। ये बात करते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अंदर में सिद्धांत चल रही, ये कोई विषय नहीं है। आप अपना काम करके अपनी शक्ति को बढ़ाइए, तो गठबंधन है। अभी लोकसभा चुनाव के बाद एक दो कई स्टेटों में चुनाव हुआ, हरियाणा भी हुआ, दिल्ली हुआ। गठबंधन का मतलब है कि भाई साथ वाले को बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में जी, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए सर, बीजेपी में कितनी हिस्सेदारी मिलती है गठबंधन को सबको पता है सर। नहीं, लेकिन हमारे गठबंधन में कोई इस विषय को नहीं उठा रहा। हम इसलिए बात कर रहे हो, हम सबको बराबरी की हिस्सेदारी भी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली दम पर कर रही हो तो हमारी सबसे हिस्सेदारी है, लेकिन इनकी हिस्सेदारी जो हम बता रहे हैं
हरियाणा में कोई हिस्सेदारी नहीं मिली, दिल्ली में कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। जब बात आती यूपी के उपचुनाव की, 10 सीटों पर चुनाव हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने 5 सीटों के लिए विषय समाजवादी पार्टी के बीच में रखा। तो समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हम आपको 5 सीटें नहीं देंगे। नाराज होकर अजय राय जी ने 200 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। यहाँ समाजवादी पार्टी ने भी 200 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। उसके बाद में होते होते कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर कैंडिडेट भी घोषित कर दिए और कहा 2 सीट में गठबंधन रखना तो रखो, नहीं तो पूरी रास्ता देखो। परिणाम में हुआ समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ी और गठबंधन कहीं नहीं रहा। आज क्योंकि लोकसभा में सदन चल रहा है, सदन में हो हल्ला मचाने के लिए भीड़ इकट्ठी करनी होती है, तो जो चर्चा होती है वो चर्चा नहीं होते हैं, सिर्फ हो हल्ला करते हैं। और वो इसको चुनाव में देखने को मिलेगा। गठबंधन धर्म इनका सिर्फ दिखावे के लिए है, बाकी कहीं ये जो हिरेन जी आपने पॉइंट उठाया, इस पे मैं शान साहब से जवाब चाहूंगा। जो बात उन्होंने कही कि देखिए सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है तो अपर हैंड समाजवादी पार्टी का है। आप अपने पत्ते रख जरूर सकते हैं, लेकिन तय समाजवादी पार्टी करती है कि आपको कौन सी सीट मिलनी चाहिए और कौन सी नहीं। यही सवाल यही बीजेपी में भी खैर होता है। लेकिन शान साहब ये जवाब चाहिए कि देखिए, अगर आपको अपनी जमीन बनानी है उत्तर प्रदेश में तो अपने दम पर आगे बढ़ना होगा और नेगोशिएशंस करना है तो आपको साबित करना होगा कि कांग्रेस की जमीनी पकड़ क्या है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। देखिए अभिषेक जी, कोई भी लोकतांत्रिक गठबंधन हो उसमें आपसी खींचतान होता है, ये स्वाभाविक है। यदि भाजपा जैसा गठबंधन हो, भाजपा खुलेआम तानाशाही पे उतारू हो चुकी है, फांसीवाद पे उतारू हो चुकी है। यदि इनके घटक दल इनकी नहीं मानते हैं तो उसकी पूरी पार्टी कब्जा कर लेते हैं ये लोग, उसकी पार्टी के नेताओं को खरीद लेते हैं ये लोग, उसके वहां ईडी सीबीआई भेज देते हैं। तो हमारे पास तो ऐसा विकल्प है नहीं और हम ऐसा करने में विश्वास भी नहीं रखते। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, वाद संवाद से, बातचीत से मामले को सुलझाने में विश्वास रखते हैं। तो निश्चित रूप से जब 2-3 दलों का गठबंधन होता है तो आपस में खींचतान तो होता ही है, और जब चुनाव आएगा तो सीट बंटवारे को लेकर खींचतान होगा भी, उसको स्वाभाविक है। किंतु हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच एक सहज संबंध है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भाजपा को सत्ता से भगाना। पर हाल फिलहाल में शान साहब ऐसा देखने को मिला नहीं, क्योंकि हमने देखा इंडिया गठबंधन की जो हालिया बैठक हुई उसमें तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उठ के चले गए, उन्होंने बोल दिया कि हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। अब क्या कहेंगे इस पर? देखिए अभिषेक जी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में तो कोई भूमिका है नहीं। यहाँ इंडिया गठबंधन का अर्थ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और हमारे कुछ साथी जो भटक कर भाजपा में चले गए हैं, पीडीए के साथी, वो भी वापस आएंगे। वो भी इनकी सामंतवादी, इनकी पूंजीवादी और इनकी मनुवादी नीतियों से परेशान चल रहे हैं। और जहां भी लोकतंत्र होगा वहां वाद संवाद भी होगा, चर्चा भी होगी और खींचतान भी होगा। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें हैं, किंतु हमारे शीर्ष नेतृत्व के बीच में सहज संबंध है। ये बड़ी दिलचस्प बात कही आपने कि उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तब ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव जी के साथ रोड शो करते हैं। ये भी देखना। खैर, इस पे जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। डीपी यादव जी, क्या कहेंगे? क्या कोई संबंध नहीं है तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश से? चलिए सीटें नहीं है लेकिन साथ तो है। जी देखिए, उतना ही संबंध है जितना हमारा दिल्ली प्रदेश से है, पंजाब प्रदेश से है और कहीं ना कहीं जो है पश्चिम बंगाल से है। उतना ही संबंध ममता बनर्जी मतलब ना वो हमें सीटें देते हैं ना हम उन्हें सीट देते हैं। बिल्कुल, देखिए गठबंधन हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे को देख करके हुआ है ना। अब हम जाकर के अड़ंगा फंसाए हैं पश्चिम बंगाल में, तो इसकी क्या प्रासंगिकता है? कोई प्रासंगिकता नहीं है। हम जाकर के बिहार में अगर अड़ंगा फंसाए तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लीड देने की बात होगी। तो हम भारतीय जनता पार्टी जिसके कुशासन से पूरा देश इस समय त्रस्त है, ये कितनी शर्मनाक बात है अभिषेक जी कि सदन चल रहा है, लोकसभा चल रही है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है, सरकार को जवाब देना है, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश यात्रा के मौज उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं। नहीं देखिए, ये कहना भी पूरी तरह से ठीक नहीं। आप भी जानते हैं कि अभी कितनी पूरा ठीक है, अभी ब्रिटेन में इतनी बड़ी ट्रीटी हुई है, 99% टैरिफ फ्री। देश इस समय मूलभूत मुद्दों के लिए प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है और आप ट्रीटी खेल रहा है। ये क्या बात हुई अभिषेक जी? देश के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, तमाम तरह के मुद्दे हैं और आप जाकर के ट्रीटी खेल रहे हैं। आप जाकर के यादव साहब, मेरा यही तो कहना है ना कि देखिए यही मेरा कहना है कि अगर आपके विरोधी दल
आप इन मुद्दों पे प्रखर रहिए। आपके विरोधी दल आपके ऊपर एक चारा डाल देते कि चलिए कांवड़ियों पे आप ये बात करिए, एसटी हसन साहब ऐसा बयान दे देते हैं कि पूरी समाजवादी सवालों के घेरे में आ जाती है। आज यही बात हो रही थी जी। अभिषेक जी, कांवड़ यात्रा की सच्चाई पूरा देश समझ चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरुआत में ही कहा था कि इसकी पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। कांवड़ियों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाना चाहिए था सरकार को। तो बनाई तो है, मैं समझा नहीं। उनको कांवड़ भत्ता देना चाहिए थे। मेरा ऑनेस्टली सवाल ये है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का है ओबीसी, समाजवादी पार्टी का है पीडीएन, यू आप ये कहते हैं कि बीजेपी का है हिंदुत्व वोटर कार्ड, ये आप कहते हैं। तो ये आपके आप तीनों पार्टियों के अपने अपने प्रोज हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप अपने प्रोज पे खेलिए ना, सामने वाले के कॉन्स पे खेलने जाते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। कांवड़ियों को लेकर जब भी सवाल पूछा जाता है आप ऐसा जवाब देते हैं खुद उलझ जाते हैं। क्या जरूरत है ऐसे बयान देने की? नहीं, मामला देखिए अभिषेक जी, कोई भी पार्टी सबका वोट चाहिए होता है। भारतीय जनता पार्टी को हर बार समर्थन दिया था, लेकिन ऐसा कोई संगठन नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं, चाहे महिलाएं हो, किसान हो, बेरोजगार हो, सबको ठगने का काम किया। महिलाओं के लिए क्या किया है बताइए भारतीय जनता पार्टी ने? 2% नौकरी देने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, 15 लाख रुपए वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, दिया कुछ भी नहीं दिया। किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था। जब संसद में जवाब देना है, करोड़ों रुपए प्रतिदिन खर्चे हो रहे हैं संसद में चर्चा पर, तो आप जाके इंग्लैंड में जो है मौज कर रहे हैं देश को जवाब देने की बजाय। सब जवाब लेगा देश, पूरा देश इस बात का जवाब मांगता है प्रधानमंत्री से। अभी तो आधा जवाब ठीक है। अब बात तो हो रही है कि 28 तारीख को सदन में चर्चा होगी, देखते समय थोड़ा सीमित है। मैं हिरेन जी इसी मुद्दे पर आऊंगा जो सवाल मैंने डीपी यादव जी से कहा कि क्या ये बात सही लगती है जिस तरह से ब्रजेश पाठक जी ने और तमाम पार्टी के नेताओं ने ये कह दिया कि कांवड़ियों में जो दंगे कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं? क्या ये बात सुनने में कहीं से भी अच्छी लगती है? और इस वक्तव्य का आधार क्या है? ठीक है, मैंने सवाल रख दिया, मैं जवाब चाहता हूँ इरेन जी से इस पे। यादव जी को बोलने दीजिए यादव जी को। नहीं, उन्होंने बोलिए। आई एम पुटिंग अ सीरियस क्वेश्चन। एक पिलग्रिमेज है, एक बड़ी ही अच्छी धार्मिक यात्रा चल रही है, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, चलिए ठीक है, एक हद तक समझ में आता है, लेकिन यहां तक ले जाना कि आप एक दूसरे की पार्टी पे छीटाकशी करने के लिए कांवड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कह देना कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है कांवड़ियों में जाके दंगे कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, ये ठीक लगता है सुनने में? देखिए, जब चिंगारी कहीं होती है वहीं धुआं निकलता है। कुछ ना कुछ ऐसा साथ प्राप्त हुआ होगा और यात्रा के वक्त पूरा ये स्पेकुलेटिव लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर ध्यान होगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये कहा था कांवड़ियों से कि अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो पुलिस से संपर्क कीजिए, कानून अपने हाथ में लीजिए। अगर सब कुछ इतना ही सही था तो इन वक्तव्यों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी को नहीं करना पड़ता। अभिषेक जी, जो जांच का विषय है और जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनकी जांच भी चल रही है और गहनता से जांच चल रही है। देखिए, आपने कितनी गंभीरता से ये बात कही, लेकिन क्या उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया? उन्होंने तो सीधे दावा ठोक दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। आज फिर मैं डिबेट में मैं बैठा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जांच का विषय है और बहुत गहनता से जांच हो रही है कांवड़ियों के साथ मिलकर, और जिन लोगों ने यह किया है उनके खिलाफ कठोर। ये बड़ा दिलचस्प है, कांवड़िये छोले की सब्जी में अंडे की ग्रेवी पहचान लेते हैं, लेकिन उनके दल में कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता शामिल है वो नहीं पहचान पाते। आज अभिषेक जी, आप मान लीजिए आप पत्रकार हैं जी, 4 लोग और माइक लेके आ जाएंगे, यदि आप कहीं गए और 4 लोग और माइक लेके पहुंच गए, आप उन माइक वालों को पहचानते किस तरह से आएंगे रिपोर्टर? हाँ, आपके इन शब्दों से मुझे अतीक अशरफ याद आ गए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जोड़ी और जुगलबंदी की देखिए बात चलती रहेगी, क्योंकि जब जब चुनाव आएंगे सवाल तो होगा ही। क्यों? क्योंकि रिजल्ट लोकसभा में मिले थे, लेकिन सवाल यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेंगे, और विधानसभा चुनाव से पहले जो पंचायत और निकाय चुनाव होंगे, क्या उसमें भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ होंगे? माइक्रो लेवल पर भी क्या यह संभव हो सकता है, जहां कांग्रेस एक तरफ अपनी जमीन तलाश रही है और समाजवादी पार्टी अपने आप को बीजेपी से ज्यादा मजबूत करना चाहती है? अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और सपा की जुगलबंदी क्या वाकई में जमीन पर साकार होती नजर आती है। देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।